प्रोफेसर लक्ष्मण, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या क्या आपको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो दरअसल मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इसको जिस तरीके से देखने की कोशिश की गई है और जो संविधान के निर्माताओं ने जिस तरीके से आरक्षण का प्रावधान किया था उसमें विरोधाभास दिखाई पड़ता। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले एक बहुत दिलचस्प वाकया शेयर कर रहा हूं। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं। इनके बारे में 2015 का एक फैसला था जिसमें उन्होंने कहा भी था कि ये आरक्षण और भ्रष्टाचार ये दो चीजें हैं जिसने इस देश को का बंटाधार किया है। बाद में बहुत विरोध हुआ और वो फैसला वापस हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और लाइव लॉ करके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जो अभी, क्योंकि मैं वहीं से रेफरेंस ले रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल की आरक्षण है और आप 75 साल बाद भी कह रहे हैं कि कब तक चलेगा। मैं केवल एक ये दिलचस्प वाकया शेयर कर रहा था। मैं नाहक प्रोफेसर और अनपढ़ लोगों पर गुस्सा कर रहा था कि वो लोग गलत तथ्य क्यों बोल रहे हैं। इस देश का जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी गलत तथ्य बोल सकते हैं। एक बात, इससे इस तर्क को, अब चाहे वो बेला त्रिवेदी जी का तर्क हो चाहे वो पारदीवाला जी का तर्क हो, मुझे एक पक्ष इसका ये दिख रहा है जहां वो कह रहे हैं कि 75 साल हो गया, कितने दिन आरक्षण लेंगे, अनंत काल तक लेंगे क्या। फिर वो कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया बराबरी की तरफ नहीं है, गरीब सवर्ण को भी मिलना चाहिए। अब एक बात है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट करी है, ऑक्सफैम इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, न्यूज लॉन्ड्री, ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि 90% लीडरशिप पोजीशन सवर्ण लोगों के पास में है मीडिया में। अब उसके बाद एक भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हेडिंग पोजीशन पे नहीं है। अब इसे आप प्रोफेसर में, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील में, कैबिनेट सेक्रेटरी में सब जगह ले आइए। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हुआ? क्या मेरे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक प्रोफेसर, एक वाइस चांसलर अगर शेड्यूल ट्राइब का और बाकी कोई ओबीसी, कोई दलित नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 एससी और 1 ओबीसी जज बन पाए, बाकी लोग कहाँ हैं? हालांकि 5 लोगों में फैसला लेने वालों में वो भी शामिल नहीं थे। ये जो मैं आशुतोष जी इसको इस रूप में देख रहा हूं कि इस पूरी बहस ने एक अच्छा काम ये किया है कि केंद्र में जाति आई है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो जस्टिस रविंद्र भट्ट और बाद में यूयू जिससे सहमत होते हुए दिख रहे हैं, वो आर्गुमेंट एक जगह दिक्कत तलब है जो वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरफ ले जा रहा है, जब वो कह रहे हैं कि इंक्लूसिव नहीं है। यहां मेरी आपत्ति रहेगी, क्योंकि आरक्षण का अर्थ अगर समानता है तो प्रतिनिधित्व का सवाल कहां गया? और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट का वो कोर आर्गुमेंट कहां गया कि असमान लोगों के बीच समानता को एक धोखा है, वो नहीं हो सकती। इन सारे आर्गुमेंट के आधार पर आप जाएं। और दूसरी तरफ जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो बात कही है कि यह भेदभावपूर्ण है, जातिवादी है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात में दम है तो फिर यहां से एक नई बहस खुल रही है, और वो नई बहस अपर लिमिट 50% क्रॉस होने के बाद तमिलनाडु ने जो किया, झारखंड ने जो किया, छत्तीसगढ़ जो करने जा रहा है, इस बहस को आगे बढ़ाकर फिर क्यों ना कह दिया जाए कि अगर आप बिना आंकड़ों के ईडब्ल्यूएस लागू कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं अपर कास्ट की आबादी कितनी है, और ये बात मान लेना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस केवल अपर कास्ट का रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो 5% आप एक डेटा एनालिसिस करिए, इसका मतलब कास्ट सेंसस करिए। अब इस देश की सबसे पहली जरूरत है कास्ट सेंसस, और अपर लिमिट खत्म होने के बाद जिसको बचा हुआ हिस्सा उसे भी दे दीजिए, फिर ये ओबीसी तक ले जाइए इसे सबसे ज्यादा। और ये मंडल कमीशन की अनुशंसा है, दोनों तीनों अनुशंसा है। अगर ऐसा नहीं हुआ आशुतोष जी तो बहस ठीक है कई दिशा में जाएगी। 2 पहलू खुल रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की ये डर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल क्राइसिस अगर उस दिशा में ये गया तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का आज का फैसला आगे आने वाली कई मुश्किलों को पैदा करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माइनॉरिटी में है आज के फैसले में। और अगर यहां से बहस का दूसरा पहलू खुलता है, वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों की बराबरी का रास्ता, तो आज के फैसले ने एक नया रास्ता भी खोला है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी तरफ जाए जो जाति जनगणना और हिस्सेदारी। प्रोफेसर लक्ष्मण, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करूं
और मैं ये अगर ये कहूं कि जब संविधान बना था तब की सामाजिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, और संविधान एक जैसे सोसाइटी एक डायनेमिक चीज है, तो संविधान को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। और ये संविधान जो संविधान 50 में बना था, वो 75 साल के बाद समाज को उसी दायरे में रखने की कोशिश करे तो शायद वो दिक्कत पैदा होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो सामाजिक तौर पर पिछड़े थे, दलित हो, आदिवासी हो और पिछड़े हो, अब रिजर्वेशन की उनको जरूरत नहीं है? बहुत दिलचस्प सवाल है, और मुझे लगता है कि इस पूरी बहस का एक कोर आर्गुमेंट ये है। अब मेरा सवाल ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि संविधान जब बना उस समय की परिस्थितियां अलग थी, और इसीलिए बहुत वरिष्ठ लोग हैं वो ये बात अभी कोट किया कि इसीलिए उसमें गुंजाइश भी रखी गई थी कि बदलाव भी कर सके। उसकी भी एक प्रक्रिया है, और बाद में उस पर भी बहस हुई कि बदलाव कैसे कर सके, और फिर वो संविधान प्रस्तावना और मूल भावना की बहस आई। अगर बदलाव अवधारणाओं में होता है, जैसे आरक्षण एक अवधारणा है, एक हाइपोथेसिस है, एक ख्याल है, अगर आप उस ख्याल को बदल रहे हैं तो ठीक है, एक प्रक्रिया होगी जुडिशियल, एक प्रक्रिया होगी उसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसीलिए तीनों तीन जगह पर है। अभी तो मैं पहले सवाल अभी उस बहस में छोड़ देते हैं कि कार्यपालिका कैसे बदल रही है और उसकी मंशा क्या है, वो फिर कभी बात होगी। जैसे उसकी मंशा ये है कि आंदोलन करने पड़े संवैधानिक हक को पाने के लिए। मंडल कमीशन गठित हो काका कालेलकर कमीशन के बाद इसके लिए लड़ना पड़ा, मंडल की रिपोर्ट आ गई उसके लिए लड़ना पड़ा, लागू होकर के कोर्ट चले गए उसके बाद लड़ना पड़ा, और कोर्ट का फैसला आ गया इंदिरा साहनी, उसके बाद भी अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये एक पहलू है। वहीं दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के लिए क्या मांग हुई, कितने आंदोलन हुए, कहां से आंकड़े आए, ये अभी इस बहस को छोड़ देते हैं, लेकिन इस बहस को कोर्ट जरूर करिएगा कि हम बदलाव किस दिशा में चाह रहे हैं। मैं केवल अभी जुडिशरी वाले पक्ष में बोलूं, पूरा सम्मान करते हुए, न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए, सवाल पूछने का हक तो उसी संविधान ने दिया है ना। और मैं पूछूंगा कि अगर आज की डेट में उसी सुप्रीम कोर्ट में 2 दलित और 1 पिछड़े जज थे, तो उनमें से किसी को भी इस बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ये बेंच बनाते हैं। नंबर 1 बात, अब इससे मत ये कहने लगिएगा कि उससे फर्क क्या पड़ता है, फिर तो ये रिजर्वेशन का कोर आर्गुमेंट ही फेल हो जाएगा। अब दूसरी बात कि आप बदलना चाह रहे हैं, आप इसे आर्थिक जगह पर ले आना चाह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात कही है कि सारे जज इस जगह पर तो सहमत हैं कि भाई जो पिछड़ापन है या गैर बराबरी हम उसे दूर करने की चीज कर रहे हैं। छोड़ देते हैं फिर वो आर्गुमेंट की 1% से कम नौकरियां बची हैं सरकारी और पूरे पब्लिक सेक्टर को एनईपी में खत्म कर दिया गया, तो एक तो रिजर्वेशन इररिलेवेंट हो गया। इसलिए ये तर्क ही गलत है कि किसी सोसाइटी का वो एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये एक उस हाइपोथेसिस, उस अवधारणा पर हमला है। अब मैं कह रहा हूं क्यों ऐसा बदलाव आपने किया, बदलाव आप करना चाहते हैं, फिर तो आप आशुतोष जी, पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे ना कि आपके पास आंकड़े कहां हैं जिसके आधार पर आप बदलाव करें। लक्ष्मण जी, आप कुछ बोलना चाहते प्लीज, बहुत संक्षेप में। अच्छा, मैं ये बात बस जोड़ रहा था, और बहुत अच्छा हुआ आपने आखिरी में इसका जिक्र कर दिया। देखिए, वो जो पिछला सवाल था ना कि बदलाव जरूरी है, देखिए बदलाव आधा अपने आप हो गया आशुतोष जी। 3 नंबर, जिस यूपी के जिस इम्तिहान में 35 नंबर कट ऑफ गई थी शेड्यूल कास्ट की, उसमें 3 नंबर कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की, और अपने आप वो लोग खामोश हो गए जो मेरिट की बात करते थे। ये बदलाव आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं बदलाव पॉलिटिकल अलग है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव की बात कर रहे हैं तो कहीं ये बदलाव उस दिशा में तो नहीं जा रहा है कि जो लोग 2025 में देश का संविधान बदलना चाह रहे हैं, तो वो हो, और बाकी तो बहस हो। मुझे लगता है कि रतनलाल जी चले गए, वो भी अपनी बात पूरी रखते तो अच्छा लगा होता, लेकिन खैर अब जो भी।